Hi, good evening, everyone. Am I audible? All right, then. तो आज का टॉपिक इज़ अ छोटू टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ द हाई सीज ट्रीटी एंड थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू इट. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. फिर उसके बाद जाके हम लोग पहले माइंड मैप से पढ़ेंगे, फिर वी विल डू द क्वेश्चंस लाइक यू गाइज वांट टू डू इट, राइट? ओके. सो द हाई सीज ट्रीटी, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग. सो बेसिक ओवरव्यू. सबसे पहली बात तो ये है कि वाई आर वी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. क्यों हमारे लिए ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें सो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ उस ट्रीटी को साइन करती हैं उनको बोलते हैं सिग्नेटरीज. And then you can't take a very big decision on the basis of just one person can't take a very big decision um, at an international level so as to 100% make their country follow an international agreement. You have to go back and you have to ask your country, क्या आप इस अग्रीमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, क्या आप नहीं बनना चाहते हैं. तो जिस वजह से सिग्नेटरीज जब वापस अपने अपने कंट्रीज़ में जाते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव साइन करके, तो वो अपने कंट्री वालों से पूछ के फिर उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन भेजते हैं, विच इज़ बेसिकली अ लीगल डॉक्यूमेंट सेइंग येस नाउ वी डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी. दैट इज़ रैटिफिकेशन. तो हाई सीज ट्रीटी की जो रैटिफिकेशन थी वो थी कि रिक्वायरमेंट थी 60 कंट्रीज़ को हाँ बोलना पड़ेगा. 60 कंट्रीज़ ने हाँ बोल दिया है. मतलब 120 दिनों के अंदर अंदर ये वाली ट्रीटी इन इफेक्ट आने वाली है, राइट, ऑन द 17th of January 2026. So we know that India is a signatory, has not ratified it yet because India को अपने पहले नेशनल लॉज चेंज करने पड़ेंगे. ये एक प्रोसेस होता है कि आप डायरेक्टली अगर ट्रीटी को फॉलो कर सकते हो या फिर अपने नेशनल लॉज में कुछ चेंज करके फिर जाके उसका आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन दे सकते हो. ठीक है. अब इस हाई सीज ट्रीटी की अगर हम बात करें तो ये एक अम्ब्रेला पोर्शन का पार्ट है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कन्वेंशन, एन अम्ब्रेला कन्वेंशन, जिसके कारण काफ़ी सारी चीज़ों की बात हुई है. उनमें से एक जिसकी बात हम करेंगे, एंड ऑब्वियसली दूसरों की भी, इज़ द हाई सीज ट्रीटी. सो वो अम्ब्रेला टर्म को हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, UN क्लॉज, UNCLOS, विल टॉक अबाउट इट. तो वो जो बातें करता है ना, वो बातें थोड़ी सी समझने के लिए पहले हम ये करेंगे. ठीक है. तो ये क्या है? ये हम डिवाइड कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा पानी मेरा, कौन सा पानी तुम्हारा. मेरे देश के अंदर जितना पानी वो मेरे देश का, मेरा देश उसका देख रेख करेगा, कोई और आके नहीं बोल सकता. लेकिन जब मेरे देश की कोस्ट लाइन आ जाती है, उसके बाद जो पानी आता है, दो देशों के बीच में जो पानी है, वो किसका कितने हद तक रहेगा, हमें क्यों चाहिए ये, वाई डू वी वॉन्ट टू डिफाइन इट. पहली बात तो नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज़ माई एरिया, डोंट कम विदाउट माई परमिशन. एंड सेकेंडली इकोनॉमी, राइट, मिनरल एक्सप्लोरेशन, डीप सी माइनिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो जिस वजह से हम लोग ये थोड़ी बाउंड्रीज़ की बात करेंगे. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया और नाम पता होना चाहिए, पर उसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो आपके समझ के लिए. लेकिन लर्न हाउ मच एरिया एंड व्हाट इज़ दैट जोन कॉल्ड. सो कुल मिला के 5 जोन्स. एक तो चलो इनलैंड वाटर है. इनलैंड वाटर मतलब, so inland water is basically the water within my country, and my country's government has the authority to make rules and regulations or whatever on it, right? Okay. उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आगे आपका कोस्ट, जिसको इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में बोलते हैं बेस लाइन, राइट. अब वो वाला कोस्ट की अगर हम बात करें तो इसके आगे ये आ गया 12 नॉटिकल माइल्स. नॉटिकल माइल ज़मीन के ऊपर किलोमीटर वगैरह, और यहाँ पे नॉटिकल माइल्स वो हम बाद में देखेंगे कितनी नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू कितने किलोमीटर, कितने मीटर, कितनी माइल्स. एंड दीज आर PYQs ऑफ क्लैट आस्क्ड ट्वाइस, राइट. सो अ क्वेश्चन दैट हैज़ बिन रिपीटेड इन द पास्ट बिफोर 2019. तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, मतलब मेरा एरिया, मतलब मेरे पूछे बिना आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो. ठीक. फिर आ गया आपकी 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिगुअस जोन. अब ये कंटिगुअस जोन क्या है? इसमें यहाँ पे तो टेरिटोरियल सी है, पर ये वाले एरिया में क्या है? कंटिगुअस जोन का मतलब हो गया कि ये अब तुम्हारा एरिया नहीं है, यहाँ पे तुम आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आके तुम कोई डीप सी माइनिंग या बेसिकली पैसे नहीं कमा सकते.
और अगर कोई काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो पोल्यूशन लॉज हमारे फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ पे ऑयल वगैरह नहीं फेंक सकते पानी के ऊपर। और दूसरी बात ये है, अगर पैसा कमाओगे तो टैक्स भी हमारी सरकार को दोगे, ये हो गया कंटिगुअस जोन। पर यहाँ पे आ सकते हो हमारी परमिशन के बिना, क्योंकि हमारी टेरिटरी नहीं है ये लिटिल एरिया बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स अप टू 24 नॉटिकल माइल्स कॉल्ड द कंटिगुअस जोन। देन ये एंटायर थिंग ये क्या है, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे भी हम इकोनॉमिक जोन की ही बात कर रहे हैं कि आके पैसा कमा सकते हो, लेकिन हमारी परमिशन के बिना नहीं, राइट? You can come here, but you can't make money here without our permission. That's the point. And if you make money here, then you pay taxes to us and you follow our pollution laws. Beyond 24 nautical miles is ये जो पूरा का पूरा exclusive economic, exclusive मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा। क्या करेंगे हम? Economic activity करेंगे, यहाँ पे पैसा कमाएंगे। ये up to 200 nautical miles है। फिर आ गया आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब सोचो यार, तुम बीच पे खड़े हुए हो, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जब तुम ऐसे इधर आओगे तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन तो रहती है ना। तो ये जो थोड़ी थोड़ा शैलो वाला ज़मीन है, ये जहाँ तक रहता है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है? ये भी हमारे एरिया के अंदर ही आ रहा है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। फाइन। बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट इज़ द हाई सीज। whom does the high seas belong to? Nobody. इंटरनेशनल वाटर्स। तो यहाँ पे आके अगर आपने कोई गड़बड़ की, कोई मरीन इकोलॉजी को ख़राब किया, कोई बॉम्ब वगैरह, मतलब वट एवर यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अ मेनेस ओवर हियर, वी हैव टू हैव अ ट्रीटी नो टू टेक केयर ऑफ दिस एरिया। फाइन। एंड वी हैव टू हैव अ ट्रीटी टू एंश्योर कि कौन यहाँ पे डीप सी माइनिंग, क्योंकि यहाँ पे भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे भी मिनरल्स हैं, तो यहाँ पे भी आके एक्सकवेशंस तो होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हम कैसे ये काम कर सके ताकि हमारी मरीन इकोलॉजी ठीक ठाक रहे, दैट इज़ द हाई सीज ट्रीटी। फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड certain things from the notes, and then we will possibly come back over here and just do the questions. These are very simple. तो जैसे कि बोला, अम्ब्रेला टर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। इसके अंदर इसको लॉ ऑफ सी कन्वेंशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ द सी भी बोल देते हैं। यूएस इसका मेंबर नहीं है, केम इनटू फोर्स इन 1994। अच्छा, इसमें जो भी कन्वेंशन में लिखा था वो 3 चीज़ों को की इम्प्लीमेंटेशन की अग्रीमेंट्स बनी। एक कोई पार्ट 6 है इस कन्वेंशन का, जो कि कहता है डीप सी माइनिंग के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई अथॉरिटी ऐसे बनाओ कि डीप सी माइनिंग करनी कैसे है। तो इसीलिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बना दी। कहाँ पे है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी? किंगस्टन, जमैका। सेक्रेटरी जनरल इज लेटिशिया, यू कैन लर्न दैट। तो इस वाले के लिए हम इन न्यूज़ क्या है, हाई सीज ट्रीटी, लेकिन हमने बोला इस कन्वेंशन को इन इफेक्ट लेकर आने के लिए 3 ऐसी ही अग्रीमेंट है। तो तीनों अग्रीमेंट्स का थोड़ा थोड़ा सा करा। एक सी बेड अथॉरिटी है, मतलब सी बेड मतलब डीप सी माइनिंग के ऊपर कहते हैं कि कुछ करो, यू नो, मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, विच इज़ इन जमैका। प्लीज़ लर्न दैट। द सेकेंड थिंग दैट दे हैव डन ओवर हियर इज़ UN फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट। तो यहाँ पे सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फिश, जिससे ट्यूना वगैरह मिलता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे हम लोग इंश्योर करें, उसके ऊपर एक रूल है। उसको नहीं लर्न करना, सिर्फ दिमाग में रखना कि ये UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज की वजह से है। और जो हमारा स्टार प्लेयर है इसमें, जिसकी वजह से हम ये पूरा तामझाम कर रहे हैं, दैट इज़ द हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज मतलब दिस इज बियॉन्ड माई नेशनल जूरिसडिक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द BBNJ ट्रीटी। BBNJ इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन। 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड। नॉटिकल माइल का भी मैंने नहीं लिखा, सो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स और 1852 मीटर्स ऑब्वियसली, और 1.15 माइल्स। गाइज दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको कर लेना। इम्पॉर्टेंट मतलब पूछा गया है, क्लैट में ही आया है, 2 बार आया है। एक बार शायद मीटर आया है या किलोमीटर आया, एक बार माइल्स आया है। हाँ जी, तो इसके अंदर अगर हम बात करें, अच्छा, फिर इस कन्वेंशन की वजह से 3 अग्रीमेंट्स बनी और इंस्टीट्यूशंस बने ताकि ये अग्रीमेंट इन इफेक्ट आ सके, ठीक है। तो एक तो हमने ये सी बेड वाली की बात कर ली, विच इज़ जमैका। देन दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज, राइट। ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कैसे अलग है, जो कि आपने इंडस वाटर में पढ़ा था, किशन गंगा और रातले प्रोजेक्ट के लिए। वो कोर्ट है, ये ट्राइब्यूनल है।
वहाँ पे उसके अलावा और भी केसेस जा सकते हैं, यहाँ पे केवल इसी चीज़ के लिए है, अंडर द कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, right? So all of them were also made in 1994 since it came into effect in 1994. So this is International Tribunal for the Law of Seas. Learn that it's in Germany. There's an Indian, by the way, who's a vice president. Neeru Chadda was not appointed this year. She was not appointed this year, but she is definitely an Indian. So I mean, that is a point that you can keep in mind maybe. But definitely learn the headquarter because headquarters are important. ठीक है. फिर आ गया कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. वही बीच वाला एग्जाम्पल जो बोला, थोड़ा थोड़ा शैलो शैलो होते होते ज़मीन नीचे नीचे जाती है, वो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया. उसके लिमिट्स को डिफाइन करने के लिए एक कमीशन बना दी. ये कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड. लर्न इट. अब अगर BBNJ के बारे में एक और चीज़ देखें, 3 नाम है: हाई सीज ट्रीटी, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन, एंड एक तो इतना बहुत ज़्यादा लंबा नाम है. क्या है? अग्रीमेंट है किस चीज़ की? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ व्हाट? मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज विच आर बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन. वही BBNJ वाला. ठीक है. सो दिस इज दिस. लेट्स देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन and do that. Just a second. Okay. Then guys, we have certain things that are sort of ज़बरदस्ती related to it. ओशन की बात हो रही है इसलिए इस चीज़ के बारे में बात की. तो यहाँ पे आ गया 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस. 3rd एडिशन हुआ. कहाँ पे हुआ? नीस कहाँ पे है? फ्रांस, राइट? वहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहली चीज़ तो लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सेकेंड थिंग, द थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. व्हाट आर दे डूइंग? फटाफट से सबके एक्शंस को मोबिलाइज करके क्या करेंगे? ओशन को कैसे यूज़ करेंगे? सस्टेनेबली. यू जस्ट हैव टू नो अ लिटिल बिट, देन यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑप्शंस. ठीक है. सो एक्सेलरेटिंग, मोबिलाइजिंग ऑल एक्शंस टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन. इट हैपेंड इन नीस, फ्रांस, जहाँ पे इन दोनों के दोनों कंट्रीज, फ्रांस एंड ब्राज़ील, लर्न कर लेना, लर्न दिस, राइट? दे इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड द ब्लू NDC चैलेंज. व्हाट इज NDC? नेशनल डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ को बोला, भाई क्या क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टू सेव गार्ड द ओशन एंड टू एंश्योर दैट वी आर यूजिंग इट सस्टेनेबली. फिर पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ये हुई दैट पहली बात तो 30% ऑफ द ओशन प्रोटेक्टेड बाय 2030. कहाँ पे पड़ा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पड़ा, जहाँ पे COP15 हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ 2022 में. वहाँ पे भी यही बात हुई थी. फिर ये बात G7 में भी हुई है, उधर भी हमने ये चीज़ बात की, क्लाइमेट एक्शन वाली 30%. देन इज that BBNJ should come into force. Then thirdly, European Union said we will give you 1 billion euro ताकि you use oceans sustainably. कोरल बॉन्ड. बॉन्ड क्या होता है? लंबे समय के कर्जे का इंस्ट्रूमेंट. लंबे समय के कर्जा अगर बोले लोन, लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड अ बॉन्ड, शॉर्ट टर्म लोन इज कॉल्ड अ बिल. कोरल बॉन्ड मतलब ये पैसा यूज होगा मरीन इकोलॉजी को सेफ गार्ड करने के लिए, स्पेशली द कोरल. ठीक है. तो कोरल बॉन्ड जो है वो कौन इशू करेगा? इंडोनेशिया एंड वर्ल्ड बैंक. आप और मैं जब लोन देंगे तो वो बढ़ा के पैसा वापस देंगे ना हमें. दैट इज व्हाट दिस इज. फिर आ गया लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया विच इज फ्रेंच पोलिनेशिया. दिस वॉज डिक्लेयर्ड हियर. प्लीज लर्न ऑल ऑफ दिस. देन इज अपने देश में हमने एक सागर भवन, पोलर भवन बनाया. कहाँ पे? गोवा. गोवा में क्या है? हमारे देश का सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च. पोलर रिसर्च है तो पोलर भवन, ओशन रिसर्च है तो सागर भवन. ग्लेशियर्स की बात बाद में करेंगे तो इधर दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री की बात नहीं होगी, ये बाद में होगी, क्योंकि 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स भी है, तो वो टॉपिक अलग से करेंगे. अभी के लिए ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सारे एक 3D मॉडल बनाया है, जहाँ पे कहते जो भी of whatever we have learned, you are able to, common man will be able to come and see. Biological samples रखेंगे of whatever they get from the polar and the ocean, basically the ocean, then how to store that biological sample, all of that they will do. Ravi Chandran is the head. I don't know if that's important or not, I just wrote it. फिर आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी. ये क्या करता है? ये जो EEZ वाला एरिया है ना, उसको देखता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए. कहाँ पे है? चेन्नई में है. ठीक है. सो प्लीज लर्न दैट. फिर देन दिस इज समथिंग कॉल्ड समुद्रयान.
रीड अबाउट दिस सर्टन थिंग ना, टाइटैनिक को देखने के लिए ना एक सबमर्सिबल होती थी, उसके अंदर लोग जो बैठे थे सब मर गए. इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ना, दैट्स योर होमवर्क. अभी ये तो ऑब्वियसली वेरी मॉर्बिड इंट्रोडक्शन टू दिस, बट दिस इज ऑल्सो आई मीन बेसिकली अ सबमर्सिबल दैट वी विल मेक. सबमर्सिबल जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए 6000 मीटर की डेप्थ पे. यू कांट इमेजिन द प्रेशर एट दैट टाइम ऑफ वाटर. सो इट हैज़ टू बी मतलब बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, राइट? सो एक्सक्विजिट टेक्नोलॉजी. सो समुद्रयान मिशन इज बेसिकली लाइक आई सेड 6000 मीटर डेप्थ तक जाना है, 3 लोगों को भेजना है. ये वैसे चेंज भी हो सकता है क्योंकि इनिशियली गगनयान में बोल रहे थे 2 men 1 woman, वेरी इनिशियली. So Matsyayan, so Matsya 6000 is the name of the vessel. It's for deep sea mining. And the last thing you have to know is हमारी कोस्ट लाइन रिवाइज होगी बेटा. पहले 7000 कुछ थी, अब 11000 कुछ है. ठीक है, अब लेट्स डू द क्वेश्चंस क्विकली. Okay guys, go for it. The UN Convention on the Law of Seas, 60th country. B is the right answer. Very nice. Let's move on. The US has not ratified the UN Convention on the Law of Seas. It's a very chota topic, I said, but important, so do it. Which was adopted at Montego Bay. Good, so the answer is Jamaica, है ना? US has not ratified, has signed but not ratified. जैसे अपने हम भी है. The High Seas Treaty, also known as BBNJ, primarily focuses on. This is simple. Let's move on quickly. Right. Okay. So again, answer is B, Bombay, for marine ecology. Very simple. BBNJ का full form कर लेना. कौन सी चीज़ की कंपोनेंट नहीं है? तुमने नहीं किया की कंपोनेंट, फिर भी ट्राई करो. कौन सा होगा इसमें गलत? सो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स टू 24 नॉटिकल माइल्स, कोई ऐसी बात हुई नहीं है, तो दिस इज़ इनकरेक्ट. बाकी एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट की असेसमेंट भी करेंगे कि कैसे मरीन इकोलॉजी है इंटरनेशनल वाटर्स में. फेयर एंड इक्विटेबल यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज भी होगा, मिनरल्स भी होते हैं तो सस्टेनेबली यूज़ किया जाएगा. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब स्किल डेवलपमेंट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे. सो ऑब्वियसली आई मीन दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ राइट. ओके. High Seas Treaty will come into force after ratification of how many? Will come into force is, it is true actually, because it will come into force in 2026. 60 is the right answer. Moving on. So, which of the following statements about the high seas is correct? Oh, I did not tell you the most important thing. It is very much a legally binding treaty, guys. We missed that point. It's a very important point. It's a legally binding treaty, which is why, you know, people will, or countries will change their laws to put it into effect, right? Yeah, so negotiated in 2023, right? And India has signed it but not ratified it. 1994 part 6 of UN clause primarily dealt with which issue? Hint, I've told you it got converted into an organization. So maybe then you can do it. Correct. So this is seabed mining. Moving on, we are going to get done with it. This is hardly like 24 questions, I think. Fish stock agreement under UN clause mainly conservation of which type of marine species? Okay, this is like a very silly question. I have made silly options. It's very obvious it is B because it's talking about fish stocks. ठीक है? Just to put it in your mind,
is why I've kept it there. Rest, obviously, it's easy. High Seas Treaty, BBNJ, please. There is one thing that I told you, I see orally. If you were actually listening to me, you would know the answer to this particular question, and it will become very easy for you. So this is correct. The treaty will enter into force on the 17th of January, requires 60 countries. Morocco is not the 60th country, right? So that is incorrect. Under the framework of Paris Agreement. One second. I think Morocco is correct. Just a second. I think Morocco is the right answer. Let me just check. Yeah, guys, my bad. Guyana was for United Nations Convention on the Law of Seas. I will sort of make the change at the end also, right? So this is correct. This is the only one that is incorrect. So 1, 2, 3 should be the answers, hopefully. Yes. So Morocco is the right answer. Guyana was for Convention of the Law of Seas. That is not to be learned. This is to be learned. Let's move on. International Tribunal for the Law of Seas, which settles disputes arising, is headquartered where? Where are the headquarters? Good. So this is simple. Please kindly make a note of that change, okay? ठीक है. International Seabed Authority is where? We've done this, guys. Correct. So the answer is Jamaica. 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 Commission on the Limits of the Continental Shelf, which reviews states' commission on extended continental shelf claim, is based in which country? So continental shelf wala is based in which country? The third one that we had written on the board, Geneva, Switzerland, is absolutely correct. Moving on. The third UN Ocean Conference was held in which city? Held in which city? So this is Nice, France. Moving on. Nice, France is the right answer. During the third UN Ocean Conference, France and Brazil jointly did what? Go for it. Guys, please make a note of the Morocco thing, okay? I will also change it in your notes and all. Yeah. So this is blue NDC. This is right. Moving on, political declaration was titled. Okay, this is something that we haven't done. Maybe you can marrow a guess. So this is Our Ocean, Our Future, United for Urgent Action. Moving on, which of the following was not a part of the outcome of the third UN conference? Not a part of the outcome. Abolition of all commercial fishing by 2025 is the right answer. Good. Okay. Polar Bhavan and Sagar Bhavan. Tell me what is the answer for this. We've done this organization which is in Goa. Yeah. India's first polar and ocean museum and biological preservation center. Like we said, biological samples, right? Okay. Moving on. The Science on Sphere facility is primarily used for what? Again, something that we spoke about. What is this used for? I mean, of course, I did not write the name per se, but we've spoken about it. So correct, 3D visualization of the Earth system and climate data. Then is NIOT, headquartered in Chennai, primarily focuses on, again,
question that has been discussed, something which is very, very simple. The answer is the exclusive economic zone up to 200 nautical miles is the right answer. Moving on, IITM, which focuses on ocean atmosphere, this is based out of which place? ये आपने पहले किया है, ये आपने किया है जब आपने मेरे साथ क्लाइमेट चेंज की बात की थी, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की बात हमने की थी कि वो कहाँ पे है. तो इसका आंसर क्या है? Good. So the answer is IITM is in Pune. We've spoken about this before, but it wasn't a part of the question, so I put it here. Samudrayan, go for it. Send 3 personnel to a depth of 6000 meter for deep sea mining is right. We are going to end this beta. There are just 24 questions. No need to do more. According to the National Hydrographic Office, ये देहरादून में है. इंडिया की रिवाइज्ड कोस्ट लाइन क्या है? What is the revised coastline of India? 7,516 to 11,098, right? And with that, we're done with this topic. Thank you very much. And the next topic for you guys is caste census, right? We'll do caste census in the next class. Till then, thank you very much.